नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा सीसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है निश्चित समय में। तो सबसे पहले आज मैं बात करने जा रहा हूं सीसेट 2020 के प्रश्नों को। तो इसे हम पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे क्योंकि एक ही वीडियो में मैं सारे प्रश्न को डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकता हूं, इसलिए इसमें आपको 3 से 4 पार्ट मिलेंगे। तो आप पार्ट वाइज आप इसको रेफर करिए, आप सारे प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है, चार संख्याओं P, Q, R और S के संबंध में दो कथन S1 और S2 तथा उनके उपरांत एक प्रश्न दिया गया है। तो आपका S1 कथन क्या है? R, P और Q से बड़ा है, अर्थात R, P और Q से बड़ा है। S सबसे बड़ा नहीं है, अर्थात यहाँ पे ठीक है, S सबसे बड़ा नहीं है, अर्थात P, Q तथा R में से कोई ना कोई एक बड़ा होगा S से। चार संख्याओं P, Q, R और S में कौन सा सबसे बड़ा है, ये आपका प्रश्न हो गया। इसमें S1 मतलब कथन एक अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, कथन दो अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, कथन एक तथा कथन दो एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, किंतु कथन एक अथवा कथन दो अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, अथवा कथन एक तथा कथन दो एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये चार आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो कथन एक से आपने ये चीज निकाली कि R जो है P तथा Q से बड़ा है, और आपको एक चीज कथन दो में दिया हुआ है कि S सबसे बड़ा नहीं है, अर्थात S जब सबसे बड़ा नहीं है और R, P तथा Q से बड़ा है, तो आप साधारण रूप से यह कह सकते हैं कि R ही हमारा सबसे बड़ा है। परंतु इसके लिए आपको दोनों ही कथनों को ध्यान में रखना होगा। आप किसी भी एक कथन से यह कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि R सबसे बड़ा है, परंतु अगर आप दोनों ही कथनों को एक साथ मिलाकर देखेंगे तो आप यह आसानी से कह सकते हैं कि R सबसे बड़ा है। अर्थात दोनों कथन S1 तथा S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, किंतु S1 अथवा S2 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, अर्थात आपका C जो है उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दो कथन S1 तथा S2 नीचे दिए गए हैं। S1 n एक अभाज्य संख्या है, S2 n को 4 से विभाजित करने पर शेष 1 आता है। प्रश्न आपका है, यदि n 10 तथा 20 के बीच एकमात्र प्राकृतिक संख्या है तो n क्या होगा? तो एकमात्र प्राकृतिक संख्या, ये आपको ध्यान देना है, और 10 तथा 20 के बीच में। अब आप बात करिए स्टेटमेंट 1 अर्थात कथन एक की। कथन एक में n एक अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं तथा एक से ही भाज्य हों, इसके अलावा वो किसी से भी भाज्य नहीं हों। तो 10 तथा 20 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो सबसे पहले हम सम संख्याओं को छोड़ देंगे क्योंकि सम संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। उसके बाद हम विषम संख्याओं की बात करेंगे। तो सबसे पहले 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 जो है आपका 3 और 5 से विभाजित है, तब वह अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर 17 और 19। तो ये चार अभाज्य संख्याएं ऐसी हैं जो 10 तथा 20 के बीच में आती हैं। ये आपका कथन एक हो गया। अब कथन दो की बात करते हैं। n को 4 से विभाजित करने पर शेष 1 आता है। तो ये आपकी चार संख्याएं अर्थात n है, इनको विभाजित करने पर आपका शेषफल 1 आता है। 4 से विभाजित करिए सर्वप्रथम। तो आप जब 11 को 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 3 आएगा, अर्थात 11 यहाँ पर नहीं होगा। 13 को 4 से विभाजित करने पर आपको शेषफल 1 प्राप्त होगा, अतः 13 इसका हिस्सा होगा, कथन 2 का हिस्सा होगा। 17 को आप पुनः विभाजित करेंगे तो 1 शेष आएगा, परंतु जब आप 19 को 4 से विभाजित करेंगे तो आपको शेषफल 3 प्राप्त होगा। अतः 10 तथा 20 के बीच में दोनों ही कथनों को सत्य करने वाली दो संख्याएं होंगी, 13 एवं 17। परंतु प्रश्न के अनुसार ऐसी केवल एकमात्र प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, लेकिन हमें यहाँ ऐसी दो संख्याएं मिल रही हैं, अतः कथन एक तथा कथन दो एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, अर्थात आपका डी उत्तर सही होगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो संख्याओं के संबंध में दो कथन S1 तथा S2 नीचे दिए गए हैं।
S1 कथन बोल रहा है उनका संख्याओं का गुणनफल 21 है। S2 कथन बोल रहा है संख्याओं का योग 10 है। तो सर्वप्रथम कथन 1 के अनुसार हम चलते हैं, तो गुणनफल 21, तो 21 1 से, 3 से, 7 से और 21 इन 4 संख्याओं से विभाजित होगा, अर्थात हमें इनके ही बीच का युग्म निकालना पड़ेगा। तो हम ऐसे दो युग्म निकाल सकते हैं, 1 तथा 21 एवं 3 तथा 7। ऐसे दो युग्म संभव हैं जो कथन 1 को सत्यापित करेंगे। कथन 2 उनका योग 10 है, तो ऐसी संख्याएं 1 9 2 8 3 7 4 6 और 5 तथा 5 संभव है। अब वे दो संख्याएं कौन सी होंगी? तो अब आपको ऐसी संख्याएं बतानी है जो दोनों ही कथनों को संतुष्ट करें। तो दोनों कथनों को संतुष्ट करने के लिए सर्वप्रथम उनका गुणनफल 21 होना चाहिए। तो ऐसी केवल दो संख्याएं 1 तथा 21, 3 तथा 7, परंतु उनका योग भी 10 होना चाहिए कथन 2 के अनुसार। तो 21 तथा 1 का योग 22 होगा, अर्थात यह आपके कथन में नहीं आएगा। 3 तथा 7, जब आप 3 को 7 से गुणा करेंगे तो आपको 21 प्राप्त होगा, अर्थात कथन 1 को यह संतुष्ट करेगा। इसके बाद जब आप कथन 2 की बात करेंगे तो संख्याओं का योग 10 होना चाहिए। आपका यह दोनों ही कथनों को यह संतुष्ट कर रहा है, अर्थात दोनों कथन S1 तथा S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, किंतु न ही कथन 1 और न ही कथन 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त होंगे, अर्थात आपका सी उत्तर सही है। इसके बाद हम बात करते हैं गुणनफल 1 गुणित 5 गुणित 10 अप टू 60 के अंत में कितने शून्य होंगे। ऐसी संख्याओं को हल करने के लिए सर्वप्रथम आपको यह पता होना चाहिए कि शून्य तभी प्राप्त होगा जब संख्या 10 से विभाजित हो। 10 से विभाजित होना अर्थात 2 और 5 दोनों से ही विभाजित हो। तो आपको ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है आपको यह ज्ञात करना होगा, और इनमें से जिसकी संख्या न्यूनतम होगी उतने ही शून्य संभव होंगे, क्योंकि न्यूनतम संख्या से जब आप अधिकतम वाले को गुणा करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक लास्ट में 0 मिलेगा, अर्थात उतने ही संख्या में 0 होंगे। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। 1 × 5 × 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं, 15 को हम 3 × 5 लिख सकते हैं, 20 को हम 4 × 5 अर्थात 2 का वर्ग गुणित 5 लिख सकते हैं, 25 को हम 5 गुणित 5 लिख सकते हैं, 30 को 2 गुणित 3 गुणित 5 लिखा जा सकता है, 35 को 5 गुणित 7 लिखा जा सकता है, 40 को 8 गुणित 5 अर्थात 2 की घात 3 गुणित 5 लिख सकते हैं, 45 को 3 गुणित 3 गुणित 5 लिखा जा सकता है। इसके बाद 50 को 2 गुणित 5 गुणित 5 तथा 55 को आप लिख सकते हैं 5 गुणित 11 और 60 को आप पुनः लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 5। अब हमें 2 तथा 5 की कुल संख्याओं को ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम 2 को लिख देखते हैं। 1 2 1 3 3 1 4 4 3 7 7 1 8 8 2 10 अर्थात 2 10 बार रिपीट हो रहा है। इसके बाद हम 5 को देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अर्थात 5 की संख्या 14 टाइम्स आ रही है। अब यहाँ पे 2 की संख्या कम है जो कि 10 है, अर्थात 10 2 10 5 से मिला करके 10 बार 0 प्राप्त होगा, परंतु जो 4 बार 5 बचेगा वहां से आप शून्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अतः टोटल जो है आखिरी में शून्य की संख्या 10 होगी, अर्थात आपका ए उत्तर सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, माना कि x y z 3 अंकों की एक संख्या है जहां x + y + z 3 का गुणांक नहीं है, तब x y z + y z x + z x y विभाज्य नहीं है। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम कथन के अनुसार x y z 3 अंकों की एक संख्या है, तो आप इसको साधारण रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, सैकड़े के साथ 100 का गुणा और दहाई के अंक का 10 के साथ गुणा और इकाई का 1 के साथ गुणा करते हुए। इसी प्रकार आप y z x को
लिख सकते हैं 100y प्लस 10z प्लस x, और zxy को 100z प्लस 10x प्लस y लिखा जा सकता है। मुझे उम्मीद है इसमें किसी को समस्या नहीं होगी। इसके बाद इस प्रश्न के अनुसार आपको इन तीनों को जोड़ देना है, अर्थात xyz प्लस yzx प्लस zxy बराबर सैकड़े के तीनों अंकों के साथ 100 को आप बाहर कर दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड। दहाई के अंकों में 10 को आप बाहर कर दीजिए, y z और x, y प्लस जेड प्लस x प्लस इकाई के अंक z प्लस x प्लस y। यहाँ पे आप देख सकते हैं LHS बराबर 100 x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 10। इन तीनों को आप क्रम में जमा लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड। इकाई के तीनों अंकों को पुनः आप जमा लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड, 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 तीनों में ही कॉमन ले लीजिए। 100 प्लस 10 प्लस 1 बराबर 111 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 111 को आप पुनः 3 इंटू 37 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के रूप में लिख सकते हैं। अब आप देखिए यह संख्या विभाज्य नहीं है, और आप यहां से आसानी से देख सकते हैं कि यह संख्या 3 से विभाजित हो रही है, 37 से भी यह विभाजित हो रही है, और x प्लस वाई प्लस जेड जो कि 3 से विभाज्य नहीं है, अतः यह संख्या 3 से x प्लस वाई प्लस जेड से भी विभाजित होगी। अतः यहाँ परंतु यहाँ पे 9 का गुणनखंड संभव नहीं है, अतः यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है सही होगा। माना कि P, Q, R तथा S इस प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं हैं कि P माइनस 2016 बराबर Q प्लस 2017 बराबर R माइनस 2018 बराबर S प्लस 2019 है। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, P, Q, R अथवा S? ऐसे प्रश्नों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कभी भी P, Q, R तथा S के मान निकालने की कोशिश ना करें। इनको आप तुलनात्मक रूप से हल करें और आपका उत्तर आसानी से आ जाएगा, परंतु यदि आप इनके मानों की गणना करने बैठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सर्वप्रथम मैं इन दोनों की तुलना करूंगा, तत्पश्चात इनकी, और उसके बाद इनकी तुलना करूंगा। तो जब मैं पहली दो चीजों को लेता हूँ, P माइनस 2016 बराबर Q प्लस 2017, तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से यह देख सकते हैं कि P बराबर Q प्लस 2017 प्लस 2016, अर्थात P का मान Q से बड़ा होगा हमेशा, क्योंकि उसमें इतना अंक जुड़ेगा। जब आप इन दोनों को लेंगे तो Q प्लस 2017 बराबर R माइनस 2018। यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं R बराबर Q प्लस 2017 प्लस 2018, अर्थात R का मान Q से भी बड़ा होगा। अब आप जब लास्ट के दो अंकों को लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, R माइनस 2018 बराबर S प्लस 2019। तो R बराबर S प्लस 2019 प्लस 2018, अर्थात R का मान S से भी बड़ा होगा, क्योंकि R का मान Q से बड़ा है, और तो R का मान P से भी बड़ा ही होगा, और R का मान S से बड़ा है, तो R आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। इसको आप एक इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ। यदि आप कभी भी ऐसे प्रश्नों को आपके सामने रखा जाए तो सर्वप्रथम आप किसी भी एक अंक को शून्य ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं S का मान शून्य ले लेता हूँ। यदि आप मानिए तो आपका समीकरण क्या बनेगा, P माइनस 2016 बराबर Q प्लस 2017 बराबर R माइनस 2018 बराबर 2019, क्योंकि S का मान शून्य है तो ये 2019 होगा। अब आप हर एक मान को 2019 के सापेक्ष निकाल लीजिए, तो आपका P का मान होगा 2016 धन 2019 बराबर 4035। Q का मान होगा 2019 माइनस 2017 अर्थात 2। R का मान होगा 2018 प्लस 2019 मतलब 4037।
और s को हमने शून्य ले रखा है। यहाँ से आप आसानी से यह देख सकते हैं r सबसे बड़ा है, उसके बाद p है, उसके बाद q है और उसके बाद s है, अर्थात आपका r का मान सबसे बड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि यही चीज हमेशा आएगी, ये जो है किसी अन्य मान के लिए ये अंक बदल सकते हैं, लेकिन हम तुलनात्मक रूप से प्रश्न को हल करने के लिए s का मान शून्य लिए हैं, जिसके कारण हमें ये अंक प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं अंकों 1, 2, 3, 4 तथा 5 के द्वारा बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए हुए बनाई जा सकती हैं? तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है कि वह संख्या स्वयं तथा 1 से ही विभाज्य हो, उसके अलावा किसी भी और संख्या से विभाजित नहीं हो। तो ऐसी संख्याएं जो 1, 2, 3 तथा 1, 2, 3, 4 तथा 5 के द्वारा बनेंगी और बिना अंकों की पुनरावृत्ति अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, यह पांचों अंक उस संख्या में सम्मिलित होंगे ही होंगे। ऐसी कितनी संख्याएं हम बना सकते हैं? तो सर्वप्रथम आप हर एक अंक के लिए विभाजित, मतलब आपको यह देखना है कि उससे संख्या मतलब अंकों से संख्या विभाजित होगी कि नहीं, उसके बाद हम चेक कर लेंगे। तो 2 के लिए कुछ संभावनाएं ऐसी बना सकते हैं हम, जब अंतिम अंक 5, 3 अथवा 1 रख दें तो वो संख्या जो है हमारी, हो सकता है कि वह एक अभाज्य संख्या हो जाए, अर्थात 2 के लिए यह संभावना बनाई जा सकती है। अब हम 3 का विभाजन चेक करेंगे। 3 के लिए विभाजन का नियम होता है कि सभी संख्याएं, जो भी संख्याएं हैं उनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी, अर्थात यहाँ पे अंक है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अगर यह संख्या 3 से विभाजित है अर्थात इन अंकों से कोई भी आप संख्या बनाएंगे वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो आप यहाँ चेक करिए, 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10, 5 15। 15 को जब आप 3 से विभाजित करेंगे तो शेषफल आपको 0 प्राप्त होगा, अर्थात इन पांचों अंकों को बिना पुनरावृत्ति के आप कोई भी अंक इनसे निर्मित करें वह संख्या 3 से विभाजित होगी ही होगी, अर्थात और अगर संख्या 3 से, 1 से और स्वयं से विभाजित है तो वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी, अर्थात ऐसी एक भी संख्या नहीं बनाई जा सकती है, अर्थात आपका ऑप्शन ए सही होगा। एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़कर 50 मीटर और चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर पुनः 25 मीटर चलता है। यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर है तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? घर का मुख पूर्व की ओर है। जब भी आप दिशा निर्देश के प्रश्नों को हल करेंगे तो सर्वप्रथम आपको यह एक चित्र बनाना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब प्रश्न के अनुसार उसके घर का मुख उत्तर की ओर है और वह अपने घर के पीछे सीधे 25 मीटर चलता है। सीधे पीछे मतलब वह पश्चिम की दिशा में 25 मीटर चलेगा, तो यह उसकी पहली स्थिति होगी। इसके पश्चात वह दाहिने मुड़कर 50 मीटर और चलता है, तो उसकी यह दूसरी स्थिति होगी। 50 मीटर दाहिने मुड़कर चलने के पश्चात वह बाएं मुड़कर पुनः 25 मीटर चलता है, वह बाएं मुड़कर 25 मीटर पुनः चलता है, अर्थात उसकी तीसरी स्थिति यह होगी। अब यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर है तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो यह उसका प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से वह इस दिशा में है, ये दिशा है, तो ये दिशा आपकी नॉर्थ वेस्ट अर्थात उत्तर पश्चिम होगी, अर्थात आपका उत्तर डी सही है। हमेशा आपको यह डायग्राम याद रखना है जब भी आप कोई भी प्रश्न दिशा निर्देश के हल करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन आपके इस प्रकार हैं, सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं और सभी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। निष्कर्ष 1, सभी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। और अब आपको निष्कर्ष के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो यदि कोई भी संख्या जो 6 से विभाज्य होगी तो उसके लिए क्या नियम होता है? संख्या या तो सम संख्या हो और वह 3 से विभाजित हो। 3 से मतलब यदि कोई संख्या सम संख्या है और वह 3 से विभाजित है तो वह संख्या अवश्य ही 6 से विभाजित होगी। सम संख्या, या आप बोल सकते हैं कि संख्या 2 से भी विभाजित हो।
तो ऐसी संख्या जो 2 और 3 से विभाजित होगी वह अवश्य 6 से विभाजित होगी, अर्थात आपका यह निष्कर्ष सत्य है। सभी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं, तो 4 के विभाजन के लिए संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। ऐसा कहीं पर भी नहीं कि जो संख्या 2 तथा 3 से विभाजित होगी वह संख्या 4 से भी विभाजित होगी, क्योंकि 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं 6 से विभाजित हैं और ऐसी संख्याएं संभव है 6, 12, 18, 24 और भी इसी प्रकार। तो यहाँ पे आप 6 को 4 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, 18 को आप 4 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, किंतु आप 12 तथा 24 को कर सकते हैं, लेकिन यदि सभी संख्याओं की बात होगी तो वह 4 से विभाजित नहीं होगी, अर्थात आपका केवल निष्कर्ष एक ही इन कथनों के अनुसार सही है, अर्थात आपका ए उत्तर सही होगा। नीचे दिए गए 2 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं और उसके आधार पर आपको उत्तर देना है। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो सपोज आप मान लीजिए यह आपकी बिल्लियां हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये आपके कुत्ते हो गए, ठीक है। ये मैं आपके प्रथम मतलब ये आपके कथन हो गए, कथन के बाद मैं प्रथम निष्कर्ष पे चलूंगा। सभी कुत्ते काले हैं, सभी कुत्ते काले हैं, ठीक है। अब जब सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां काली हैं, एक सेकेंड मैंने थोड़ा गलत किया, फिर से मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, ये आपकी बिल्लियां हो गई, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, ठीक है। सभी बिल्लियां काली हैं, ठीक है। तो एक संभावना ये हो सकती है कि सभी बिल्लियां काली हैं, ये आपका काला, तो सभी कुत्ते भी काले हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक निष्कर्ष हो सकता है, लेकिन परंतु आप इसको इस प्रकार भी बना सकते हो कि यदि ये बिल्लियां हैं, ये बिल्लियां हैं और ये आपके कुत्ते हैं, तो इसमें सभी बिल्लियां काली हैं, उन्होंने सभी कुत्ते काले नहीं बोला है, तो ये आपका काला रंग ये हो सकता है। तो कुछ कुत्ते जो है शेष भी हो सकते हैं, अर्थात आपका निष्कर्ष तो इस चित्र के अनुसार गलत हो जाएगा। कुछ कुत्ते काले नहीं है, लेकिन यह भी एक संभावना हो सकती है सभी बिल्लियां कुत्ते हों और सभी कुत्ते काले हों, तो आपका यह निष्कर्ष भी अपूर्ण हो जाएगा। इन दोनों चित्रों के अनुसार आपके ये दोनों ही निष्कर्ष गलत है, अर्थात आपका सी उत्तर सही है, न ही इसका निष्कर्ष ए और न ही निष्कर्ष 2 सत्य है। निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम पर विचार कीजिए, ऊपर लिखे हुए अनुक्रम में कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आती है। विषम संख्या अर्थात जो संख्याएं 2 से विभाज्य ना हो, तो विषम संख्या के बाद विषम संख्या। तो आप यहाँ देखिए, सर्वप्रथम विषम संख्या के बाद विषम संख्या, एक पेयर ये बनेगा आपका, 7 के बाद 3 आ रहा है, यह भी आपका एक विषम संख्या का युग्म है। 3 के बाद 9, यह भी आपका एक विषम संख्या का युग्म है। 9 के बाद 8 सम संख्या, 8 के बाद 5 सम के बाद विषम नहीं होगा। 5 के बाद 7, हाँ ठीक है, ये भी आपका सही है। 7 के बाद 2, 2 के बाद 6, ये सम संख्याएं हैं। 6 के बाद 3 पुनः सम फिर विषम। 3 के बाद 1, यह आपका एक सही कथन है। 1 के बाद 5, पुनः आपका यह सही कथन है। 5 के बाद 8 सम संख्या, 8 6 गलत है। 3 8 5 2 2 4 3 4 9 6, बाकी आपकी सारी सम संख्या, सम तथा विषम संख्या रिपीट हो रही है, अर्थात 1 2 3 4 5 तथा 6, ऐसी 6 संख्याओं का अनुक्रम है जहां विषम संख्या के बाद विषम संख्याएं आ रही हैं, अर्थात आपका उत्तर भी सही है। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। ऐसे प्रश्नों के लिए सर्वप्रथम आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, आपको बायां तथा दायां दोनों ही छोर निर्धारित करना है। उसके बाद लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वें स्थान, बाएं छोर से ए 16वें स्थान पर है। बी दाएं छोर से 18वें स्थान पर है, तो बी दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। जी ए की दाईं ओर 11वें और वी से तीसरे स्थान पर है। जी जो है वो ए से दाईं ओर कितने स्थान, 11 स्थान पर है, तो ए का क्या है, बाएं से दाएं जब ए जा रहा है तो 16वें स्थान पर है, और जी 11 उससे और भी दाएं है, अर्थात वो 27वें स्थान पर, बाएं से वो 27वें स्थान पर है।
तो जी यहाँ कहीं होगा 27वें स्थान पर, जब वो बाएं से दाएं जाएगा। और जब और बी से तीसरे स्थान पर दाहिने छोर की ओर, बी यहाँ पर है, बी दाएं से 18वें स्थान पर है। तो जी जो है वो जब जा रहा है वी से, जी कितने स्थान पर है, तीसरे स्थान पर, अर्थात 18 से हमें 3 घटाना पड़ेगा, तभी हम दाएं छोर से जी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात 15वां स्थान। तो जी का स्थान 15वां होगा जब वो बी से जी की ओर रहेगा। ठीक है, दाहिने छोर की ओर है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए, अर्थात ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको किसी भी एक अंक का आपको दोनों ही तरफ से पता होना चाहिए। ये आपका दाएं से बाएं हो कि हम वी से इसकी तुलना कर रहे हैं। तो किसी भी एक मतलब व्यक्ति, लड़के या कोई विशेष वस्तु की दोनों ही छोरों से हमें अगर संख्या पता है तो हम एक मतलब आप एक सूत्र को याद कर सकते हैं, लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1, अर्थात बायां धन दायां बराबर कुल प्लस 1। तो यहाँ पे जी के सापेक्ष में यदि हम यहाँ मान रखेंगे जी के लिए, तो जी की बाएं छोर से क्या संख्या है 27, और दाएं छोर से क्या संख्या है 15। कुल हमें ज्ञात करना है धन 1, अर्थात 27 5 32 10 42 बराबर कुल धन 1, अर्थात कुल बराबर 42 माइनस 1 बराबर 41, अर्थात कुल संख्या 41 होगी। ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए सही है। 3 कथन S1 S2 और S3 नीचे दिए गए हैं, S1 S2 S3। सी S1 में है, सी डी से छोटा है पर ए और बी से बड़ा है। सी जो है आपका डी से छोटा है पर ए और बी से बड़ा है, किंतु उन्होंने ए और बी में नहीं बताया कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। डी आपका सबसे बड़ा है, ठीक है, अर्थात डी जो होगा आपका वो ए बी तथा सी तीनों से ही बड़ा होगा। ए बी से बड़ा है, ए जो है आपका बी से बड़ा है। ए बी सी और डी में सबसे छोटा कौन है यह आपको बताना है। अब आपको प्रश्न में उत्तर के ऑप्शंस हैं। S1 अकेले ही उत्तर के लिए पर्याप्त है, S1 और S2 एक साथ पर्याप्त है, S2 S3 एक साथ पर्याप्त है, S1 और S3 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार है, मतलब पर्याप्त है। तो S1 के अनुसार जो है D सबसे बड़ा है, और A और B की हमें जानकारी नहीं है कि ये कौन सा इसमें बड़ा होगा। लेकिन जब आप S3 में जाएंगे तो S3 के अनुसार A जो है B से बड़ा है। तो जब आप S1 और S3 को एक साथ देखेंगे तो आप आसानी से कह सकते हैं B जो है C से बड़ा है, C A से बड़ा है, और A जो है B से बड़ा है, अर्थात यहाँ पे D सबसे बड़ा और B सबसे छोटा होगा जब आप S1 और S3 इन दोनों ही कथनों को एक साथ देखेंगे। परंतु यदि आप S1 और S2 को एक साथ देखते हैं तो यहाँ पर A, B और C की तुलना में A और B को हम तुलनात्मक रूप से नहीं देख सकते हैं, और यदि हम S2 S3 को देखते हैं तो A और B की तुलना कर सकते हैं, लेकिन C किसी से बड़ा या छोटा है यह हम नहीं बता सकते। अर्थात S1 और S3 को जब आप एक साथ लेंगे तभी आप प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं, अर्थात आपका डी उत्तर इस प्रश्न के लिए सही होगा। 1 और 100 के मध्य ऐसी कितनी पूर्ण संख्याएं हैं जिनमें एक अंक 4 है लेकिन वह 4 से विभाजित नहीं है? तो 1 से 100 के मध्य सर्वप्रथम ऐसी संख्याओं को आप लिखिए जो जिनके अंदर 4 आता है। तो 4, 14, 24, 34, 40 से 50 के बीच में कुल 9 ऐसी संख्याएं होंगी। यह आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तो यही लॉजिक होता है। 49 के बाद 54, 64, 74, 84 और 94। अब आपको यह सर्वप्रथम आपको कुल संख्याएं गिननी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो कुल संख्याएं आपकी कितनी हो गई? 19। अब इन 19 में से ऐसी संख्याएं जो 4 से विभाज्य नहीं है वह आपको ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम आप ऐसी संख्याओं को छांट लीजिए जो 4 से विभाजित हो। तो ऐसी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसी 7 संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित है। तो आप
विभाजित संख्याएं कुल कितनी हो जाएंगी आपकी? 7। तो जो विभाजित नहीं होंगे अर्थात अविभाज्य संख्याओं की कुल कितनी गिनती हो जाएगी? 19 - 7 अर्थात 12। आपका 12 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, माना कि दो धातु के घनों P और Q के क्रमशः X और Y आयतन है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे मान लीजिए, P तथा Q दो धातुएं हैं जिनके आयतन X और Y है। M तथा N द्रव्यमान है, तो आप द्रव्यमान को ले लीजिए M तथा N। Q की प्रत्येक भुजा भुजा P की दोगुनी है। तो जब आप भुजा की बात करेंगे तो माना हमने P की भुजा A है, तो Q की भुजा दोगुनी है P की, अर्थात वह 2A हो जाएगी। Q का द्रव्यमान P का दोगुना है। जब आप द्रव्यमान का बात करते हैं तो Q का जो द्रव्यमान है वो P का दोगुना है, अर्थात P का द्रव्यमान M है, तो N बराबर क्या हो जाएगा? 2 × M। 2M क्यों? क्योंकि P का दोगुना, तो N बराबर 2M। माना कि U बराबर M/X, U बराबर M/X और V बराबर N/Y, ये दो चीज उन्होंने प्रश्न में दे रखा है। तो अगर आयतन X है, भुजा A है, तो हम आयतन और भुजा में एक तुलना कर सकते हैं, x बराबर a³, क्योंकि किसी भी धातु घन का आयतन a³ होता है, मतलब भुजा का घन होता है। इसी प्रकार हम y का मान लिख सकते हैं 2a का घन अर्थात 8a³। तो x तथा y हमने निकाल लिया। अब हम u और v के मान रख के u और v में हम संबंध आसानी से निकाल सकते हैं। तो u में m/x है, तो u को हम लिख सकते हैं x आयतन, तो a³। इसी प्रकार v, तो n की जगह आप क्या लिख सकते हैं? n बराबर 2m और y का मान है 8a³। तो v का मान आप क्या लिख सकते हो? 1/4 × m/a³। यहाँ से 2 1 कम 2 2 चौको 8। तो v का मान क्या हो गया? m/4a³। m/a³ की जगह आप क्या लिख सकते हो? साधारण सा v लिख सकते हैं। तो v बराबर u/4। इससे आप u बराबर 4v बहुत ही आसानी से एक संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो u बराबर 4v, यह आपका उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। अब इसके बाद के बाकी के प्रश्नों के लिए मैं आगे वीडियो अपलोड करूंगा। आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आपको हल करने में आसानी होगी आगे से, और बाकी के वीडियो मैं अपलोड करूंगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज बेल आइकन को बिल्कुल दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे के वीडियो जो है टाइम पर अपडेट के साथ मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।